हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम क्लास 6 SCRD की जो बुक है हमारी दुनिया, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम चैप्टर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आगे के कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो भी PSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो हमारा जो अगला चैप्टर है चैप्टर 7, मानचित्र अध्ययन। तो इसमें हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बस उन्हीं पर बात करेंगे। क्या होता है कि चित्रों में आम तौर पर चीज़ें वैसी बनती हैं जैसी वो दिखती हैं, परंतु मानचित्र में चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती हैं। जैसे जब हम किसी भी मानचित्र या मानचित्र का जब उपयोग करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती हैं। इस चीज़ को याद रखना है कि मानचित्र पे हम किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए चिन्हों या संकेतों का उपयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं, मानचित्र बनाने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो संकेतों का उपयोग किया जाता है, मापक का उपयोग और दिशाओं का निर्धारण। तो ये भी याद रखना है कि मानचित्र बनाने के लिए कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। तो एक तो संकेतों का उपयोग, और एक होता है मापक का उपयोग, और एक दिशा का निर्धारण। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पर, पीछे थोड़ा सा, जैसे ये है कि चित्र में मापक का उपयोग नहीं होता, परंतु मानचित्र में मापक का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना। जैसे हम कोई चित्र बनाते हैं तो नॉर्मली उसको ऐसे ही बना देते हैं बिना माप तौल के, लेकिन जब भी हम कोई मानचित्र बनाते हैं तो उसमें मापक स्केल का उपयोग किया जाता है। ये याद रखना है। आगे हम देखते हैं, आगे अगर बात करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में खास चीज़ें नहीं हैं। दिशाओं के बारे में हमने पीछे बताया था पिछले चैप्टर में। यहाँ पे देख लेते हैं मानचित्रों के बारे में। तो भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। जैसे भौतिक मानचित्र क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियाँ, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। तो ये अच्छे से याद रखना है कि जो भौतिक मानचित्र है उसमें क्या होता है, पर्वतों, पठारों, मैदानों और नदियाँ या महासागर आदि चीज़ें दर्शाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राजनीतिक के बारे में, जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें गांव, शहर, राज्य, देश विदेश के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो चित्र होते हैं उन्हें राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र की, तो इन मानचित्र में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र। तो ये चीज़ें रहती हैं जब किसी भी मानचित्र में सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है कि ये किस चीज़ का मानचित्र है, जलवायु का मानचित्र है या फिर जनसंख्या का मानचित्र है। मतलब किसी पार्टिकुलर कोई जो मानचित्र है उसमें जनसंख्या को दर्शाया गया है, या फिर जलवायु को दर्शाया गया है कि मतलब कहाँ की कैसी जलवायु है। सिर्फ जलवायु के बारे में किसी भी मानचित्र में दर्शाया गया, या वनस्पति के बारे में दर्शाया गया है। तो जो ऐसे मानचित्र होते हैं उन्हें कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो याद रखना है, भौतिक मानचित्रों में जो भी प्राकृतिक चीज़ें रहेंगी, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ हो गई, महासागर। वहीं गांव, शहर, देश की सीमाएं या विदेशों के बारे में सीमाओं की जो भी जानकारी रहती है वो होती है राजनीतिक। और थीमेटिक जब किसी भी सूचना के आधार पर किसी भी पार्टिकुलर चीज़ का नामकरण किया जाता है, तो ये हो जाता है थीमेटिक मानचित्र। आगे हम देखते हैं, कुछ साइन बने हुए हैं, जैसे ये आपको याद रखने हैं। जैसे जो रेलवे का साइन होता है, कैसे होता है रेलवे लाइन का, इस तरीके से। तालाब का। आगे पक्की सड़क, तो पक्की सड़क के लिए इस तरीके से 2 लाइन बनी रहेंगी। कुआं होगा तो ऐसे साइन होगा। कच्ची सड़क के लिए ऐसे डॉटेड लाइन रहेगी, पक्की सड़क के लिए 2 सीधी लाइन रहती है। मंदिर के लिए, और आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो साइन होता है इस तरीके से होता है। मस्जिद का साइन, गिरजाघर का साइन, राज्य के लिए। आगे बात करते हैं जिला के लिए इस तरीके से साइन। सड़क, पुल का इस तरीके से। नदी के लिए ऐसे साइन होता है, और पेड़ के लिए इस तरीके से साइन होता है। नहर के लिए इस तरीके से साइन, और घास के लिए इस तरीके से। ये कुछ सिंबल हैं, साइन कुछ चीज़ों के, ये आपको याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं,
कि जैसे एक मानचित्र में देखा होगा, जलाशय को किस रंग में दिखाया जाता है? नीले रंग में, पर्वत को भूरा रंग से, पठार को पीला रंग से और मैदान को हरा रंग से। ये भी याद रखना है आपको कि किसी भी मानचित्र का जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें जलाशय को कैसे रंग से दिखाया जाता है? नीले रंग से, पर्वत को भूरे रंग से, पठार पीला रंग और मैदान हरा रंग से दर्शाया जाता है। याद रखना है। आगे देखते हैं। बस इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, इतना ही था। मानचित्र अध्ययन जो है चैप्टर, इसका अभ्यास देख लेते हैं। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। छोटे मापक का, बड़े मापक का, दोनों मापक या उपयुक्त सभी का। तो जब भी हम कोई मानचित्र बनाते हैं, ज़मीन का बड़ा भाग है उसको कागज़ पर बनाएंगे तो क्योंकि कागज़ ज़मीन के अपेक्षा छोटा होता है तो छोटे मापक का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान होते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र में मैदान को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? हरे रंग का, अभी बताया पीछे। और मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, तो मानचित्र में जो दक्षिण दिशा है वो किस साइड होती है? नीचे की ओर होती है। और ये जो दिशाएं हैं इसको हमने डिटेल में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि उसमें दिशाओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और दिशाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आगे हम देखते हैं मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। एक तो संकेतों का ध्यान रखना है, दिशाओं का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो मानचित्र है वो एक छोटा रूप होता है, लेकिन वहाँ पर दिशाओं का, संकेतों का और मापक का भली भांति प्रयोग किया जाता है, तो प्रयुक्त सभी का ही हमें ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं मानचित्र में जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है नीले रंग से, और उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होती है मानचित्र में। और जनसंख्या मानचित्र थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला चैप्टर है हमारा राज्य बिहार। तो बिहार के बारे में पढ़ना है, इसमें बिहार के बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए भारत का मैप है और भारत के मैप में बिहार राज्य को यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखते हैं बिहार के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उनको देखेंगे। ये पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। क्या याद रखना है? कि जो बिहार है ये भारत का एक पूर्वी राज्य है। कैसा है? पूर्वी महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक, यानी कि इसकी जो पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 483 किलोमीटर है। और वहीं उत्तर से दक्षिण तक अगर बात करें तो 345 किलोमीटर। ये बिहार के बारे में इतना याद रखना है। आगे हम देखते हैं बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। जैसे कि ये हमारा बिहार राज्य है। अगर हम बात करते हैं कि इसके उत्तर में क्या है, तो ये यहाँ पर नेपाल है। इसके पश्चिम में ही बगल में उत्तर प्रदेश है और इसके नीचे दक्षिण में झारखंड है। तो उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया। और इसके पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो आगे अगर हम बात करते हैं प्रशासनिक श्रेणियाँ, इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। तो ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो बिहार में कुल ज़िले हैं कितने हैं? 38 ज़िले हैं और प्रमंडल 9 हैं, ये याद रखना है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की जो संख्या है वो कितनी है? 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बनते हैं। तो भारत में कुल प्रखंड कितने हैं? 534 हैं। जिले कितने हैं? 38 हैं। और प्रमंडल कितने हैं? 9 हैं। ये याद रख लेना है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु कैसी है? तो बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। तो जलवायु कैसी है कि इसके जो पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, वहीं पश्चिम की अगर बात करते हैं तो गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, एक तो ग्रीष्म, वर्षा और
शीत ऋतु। बात करें अगर गर्मी का मौसम की, तो गर्मी में यहाँ पर क्या होता है कि होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, जो जून तक पड़ती है। इस दौरान धूल भरी तेज हवाएं, आंधियाँ चलती हैं, जिसे लू कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना क्या है कि गर्मी में जो तेज हवाएं चलती हैं धूल भरी, बिहार में उसको क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। कभी कभी हल्की वर्षा भी हो जाती है। औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में जो तापमान है वो लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। तो औसत तापमान यदि बिहार का पूछते हैं तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर गर्मी जब पड़ती है तेज़, तो कितना इसका तापमान हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। बात करते हैं वर्षा का मौसम की, तो ये मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का जो पानी है खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है, नदियों में उफान आता है, और इस टाइम क्या होता है, किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। दक्षिण बिहार में किसान धान के बछड़े तैयार करके, क्योंकि बारिश होती है तो इस टाइम धान लगाई जाती है, तो किसान के जो धान के बिचड़े हैं उनको तैयार करते हैं रोपने के लिए। आगे हम बात करते हैं कि जो राज्य बिहार है, तो यहाँ पर बाढ़ भी तो खूब आती है। जैसे कोसी नदी के बारे में सुना होगा आपने, तो कोसी नदी यहाँ पर काफ़ी बाढ़ लाती है। बाढ़ का जो मूल स्रोत है वो गंडक, बागमती, कमला, बकया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियाँ हैं, जिनका उद्गम नेपाल से है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध, और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्रों के जो लोग हैं, वो वर्ष में लगभग 3 से 4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी ज़िंदगी क्या मतलब है कि जैसे बाढ़ आ जाती है तो ये लोग दूसरी जगह चले जाते हैं और कुछ दिन कहीं और जीवन यापन करते हैं, और जब बाढ़ का पानी कम होता है तो ये फिर से वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं, मधुबनी, खगड़िया हो गया, इस एरिया के जो भी लोग हैं, जैसे सहरसा ज़िले, तो यहाँ के जो कुछ एरिया है वहाँ के लोग दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। आगे देखते हैं, लोग बाढ़ की संभावना जान के तटबंधों और स्तरों पर रहने चले जाते हैं। वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाकर इन्हें सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी उनके मवेशियों को बहाकर ना ले जाए। घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट याद रखना है कि बिहार में जिस इलाके में बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने पर लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले क्या करते हैं, मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं, जो जलावन के काम में आते हैं। मतलब जाने से पहले किसके बीज छींट देते हैं, मनीजर के, और जब वापस आते हैं तो वो डंठल के रूप में तैयार उनको मिलते हैं, जो कि जलाने के काम आते हैं। आगे हम देखते हैं, पानी उतरते ही वापस जो लोग हैं वो गांव में लौटते हैं और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआही मिट्टी में परवल, ककड़ी, मिश्रीकन, तरबूज एवं दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूं आदि की फसलें उपजाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक टाल क्षेत्र का एक गांव, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पटना से पूर्व का एक बड़ा हिस्सा फतुआ से बढ़ैया, मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बारिश के टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और पूरा एक विशाल ताल के रूप में दिखाई देता है। इस वजह से इसको ताल का क्षेत्र कहते हैं, पटना से पूर्व का एक हिस्सा। ये याद रखना है कि पटना से पूर्व का एक जो हिस्सा है मोकामा तक, वो क्या कहलाता है, ताल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं हैं, कहाँ पर, ताल क्षेत्र में। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और ज़मीन दलदली होती है, तब हम इसमें क्या करते हैं, दलहन और रबी की फसल बो देते हैं। तो जो ताल का क्षेत्र है वहाँ पर क्या नहीं होता, खरीफ की फसल नहीं होती है, दलहन और रबी की फसल बोई जाती है जब ज़मीन का पानी सूख जाता है और ज़मीन कैसी हो जाती है, दलदली हो जाती है। आगे हम देखते हैं, कोई इलाका सब्जियों के उत्पादन के अनुकूल है। हाँ, पटना के निकट दियारा एवं जल्ला क्षेत्र, यानी कि जो ताल क्षेत्र है वहाँ पर
कि जैसे पीछे बताया ना कि खरीफ की फसल नहीं बोते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जो सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। तो वो कौन सा है? पटना के निकट दियारा एवं जल्ला क्षेत्र। वैसे तो यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं होती है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है दियारा एवं जल्ला क्षेत्र जहाँ पर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। आगे हम देखते हैं जाड़े का मौसम। तो जाड़े में क्या होता है कि दिसंबर जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। शीतलहर में तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। प्रायः दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। कृषि व्यवसाय की बात करते हैं तो अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। तो बिहार जो है, बिहार में वैसे खेती मुख्यतः की जाती है, लेकिन खेती में भी कौन सी फसल होती है प्रमुख? तो वो है धान की खेती। जो प्रमुख फसल है यहाँ की वो धान की है। धान से ही चावल प्राप्त होता है, यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? चावल। और प्रमुख फसल क्या है? धान। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन और तेलहन की भी खेती होती है, और ये सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। तो क्या याद रखना है कि जो वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर तंबाकू होता है। तंबाकू मुख्यतः बिहार के कौन कौन से जिलों में होता है? वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में। छपरा, सिवान और गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना एंड पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। आगे हम देखेंगे वनों के बारे में। तो बिहार जो है, बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। तो बिहार में जो वन क्षेत्र है कितना है? 6.4% भाग पर। ये अच्छे से याद रखना है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ी में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका के जिलों में भी कुछ हिस्सों में जंगल हैं। गया तथा नवादा जिलों में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्से वन से आच्छादित हैं। राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर की पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन हैं। इतना वनों के बारे में याद रखना है। आगे हम देखते हैं तंबाकू। तो क्या तुमने किसी तंबाकू की दुकान पर सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? तो ये सरेसा तंबाकू क्या होता है, इसके बारे में आगे देखेंगे। उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। ये किसी खास गांव का नाम ना होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का नाम है। मतलब जो सरेसा है ये किसी एक पार्टिकुलर गांव का नाम नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ तंबाकू उपजाया जाता है, जैसे कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले, तो इस पूरे ही इलाके को क्या बोलते हैं? सरेसा बोलते हैं। तो क्योंकि जो सरेसा है, तो सरेसा इलाके के तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो बिहार के ज़िले हैं जहाँ पर तंबाकू उपजाया जाता है वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सरेसा कहलाता है। और सरेसा का जो तंबाकू होता है वो काफ़ी कड़कदार होता है, इसीलिए जो दुकान वाले हैं वो इसको बेचने के लिए, मतलब इसको प्रभावशाली तंबाकू बताने के लिए इसका नाम प्रयोग करके इसको बेचते हैं। आगे हम बात करेंगे गुड़ के बारे में, गन्ना के बारे में। तो जो गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण पहुंचना होता है। तो यहाँ पर अगर गन्ने की बात करते हैं तो कहाँ पाया जाता है? गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण में। वहाँ नेपाल की पहाड़ियाँ का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला आता है। ये मिट्टी ईंख की खेती के लिए उपयुक्त है। तो जो चूने का अंश आ जाता है मिट्टी में, और ऐसी मिट्टी ईंख की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये याद रख लेना है। आगे हम देखते हैं वन्य प्राणी। तो बाघ, भालू, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी। आज भी पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि अभयारण्य में
तो वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण जिला में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सूअर, भालू और हिरन भी बहुलता से मिलते हैं। आगे अगर बात करते हैं वाल्मीकि अभ्यारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले का कैमूर अभ्यारण्य, तो कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पर है? रोहतास जिले में। नालंदा जिले का राजगीर अभ्यारण्य कहाँ पर है? नालंदा में। गया में है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच मिलता है भीमबाद अभ्यारण्य। याद रखना है, जो वाल्मीकि अभ्यारण्य है कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। और रोहतास जिले में क्या है? कैमूर अभ्यारण्य। एंड नालंदा जिले में है राजगीर अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया में। और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच कौन सा मिलता है? भीम बांध अभ्यारण्य। और इसके गर्म जल के जो सोते हैं किसी का भी मन मोह सकते हैं। गंगा और सोन नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच नील गायों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। तो नील गायें कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर गंगा और सोन नदियों के दियारे में जो उगी लंबी लंबी घासें मिलती हैं वहाँ पर नील गाय देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करते हैं बेगूसराय जिले में कांवर झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जाता है। कांवर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर है? बेगूसराय जिले में है। जाड़े के मौसम में यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे पक्षियों का झुंड देखने को मिलता है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान, तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना जिले में है। में भी जंगली जानवरों को नज़दीक से देखने की एक आकर्षक जगह है। पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन जो कि प्रवासी पक्षी है भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। याद रखना है। आगे हम देखते हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 2011 ईस्वी की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार यदि हम बिहार की कुल जनसंख्या देखते हैं तो कितनी है? ये है 10,38,04,637। इसको एक नंबर के रूप में आप ऐसे याद कर सकते हैं 10,38,04,636। बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं। कहाँ पर? बिहार में। और यहाँ कई बड़े नगर भी हैं। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार का यदि सबसे बड़ा नगर की बात करें तो कौन सा है? पटना है। आगे देखते हैं इसके बाद, तो इसमें बस इतना ही था। इसकी भी जो एक्सरसाइज है उसको देख लेते हैं। रबी फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? पटना से पूर्व में। और जो सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं? तराई क्षेत्र में है। ये याद रखने हैं आपको अच्छे से। सरैसा क्षेत्र में शामिल जिले हैं कौन कौन से हैं? वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। वहीं जो गन्ना उत्पादक जिले हैं कौन कौन से हैं? गोपालगंज और बेतिया, मोतिहारी। आगे देखते हैं जो बिहार है, तो बिहार के कितने प्रतिशत भाग पर वन का विस्तार है? तो पीछे अभी हमने बताया था कितने भाग पर है? 6.4% भाग पर। बिहार के कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। और कांवर झील जो है वो बेगूसराय जिला में स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं भीमबाद अभ्यारण्य की, तो ये कहाँ पर है? खड़गपुर की पहाड़ियों में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और आगे की वीडियो में हम अगले के जो चैप्टर 9 बचा हुआ है, 9 और 10 उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।